नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। सभी का स्वागत है एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे 50 क्वेश्चन होने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट है सारे डिफेंस एग्जाम, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो, कोस्ट गार्ड हो या कोई भी डिफेंस एग्जाम हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एनडीए के भी कुछ क्वेश्चन मैंने कवर अप कर रखे हैं, तो एनडीए वाले भी इसको भी लास्ट तक देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि जो आने वाला वीडियो है वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए, और कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडिला। अगला क्वेश्चन है, एक मोल में पदार्थ के कितने परमाणु या अणु होते हैं? तो ये होते हैं 6.023 गुणा 1023 या 6.023 इंटू 10 की पावर 23, और इसी को आवोगाद्रो नंबर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आवोगाद्रो नंबर भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, भूस्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितनी होती है? तो भूस्थिर उपग्रहों की ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। ये पूछ रहा है सिंपल सा कि पृथ्वी से कितने दूरी पर लगाए जाते हैं जो भी जियो सैटेलाइट होते हैं, जो कि आप उपग्रह लगाए जाते हैं, चाहे वो मौसम विभाग से हो, रक्षा विभाग से हो, तो कोई भी सैटेलाइट जो लगाया जाता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट या कृत्रिम उपग्रह, वो कितने दूर पर लगाया जाता है? वो लगाया जाता है 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। अगला क्वेश्चन है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना बराबर रहता है? तो ये रहता है -40 पर। देखिए, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ऊष्मा के दो मात्रक रहते हैं और ये दोनों अलग अलग होते हैं। तो -40 डिग्री सेल्सियस तापमान एक ऐसा तापमान है जहां पे -40 पर सेल्सियस भी उतना ही होगा और फ़ारेनहाइट भी उतना होगा। यानी कि अगर मैं बोलूं कि -40 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे हो रहा है, तो अब आप बोलोगे कि हाँ, फ़ारेनहाइट जो पैमाना है उसमें भी कितना हो रहा होगा? -40 फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है, गति के नियमों को न्यूटन ने सर्वप्रथम किस किताब में प्रतिपादित किया? ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था कि न्यूटन द्वारा लिखी गई किताब कौन सी है, या प्रिंसिपिया बुक के लेखक कौन है? तो ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जा सकता था, इस क्वेश्चन से बन सकते थे। तो इसका राइट आंसर है प्रिंसिपिया, जो कि न्यूटन ने लिखी थी, और इसी में जो लॉ ऑफ मोशन से 3 लॉ ऑफ मोशन या गति के नियम है, न्यूटन ने इसी किताब में सबसे पहले उनको लिखा था या प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है, 1 किलो कैलोरी में कितने जूल होते हैं? आप जानते हैं ऊर्जा का जो मात्रक है वो कैलोरी भी है और जूल भी है। तो कैलोरी बड़ी यूनिट है और जूल जो है वो छोटी यूनिट होती है। तो 1 किलो कैलोरी में 4.2 गुणा 10⁻³ जूल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य है तो उसका जो टेम्परेचर रहेगा, बॉडी टेम्परेचर, वो रहेगा 37 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी के घड़े में किस प्रकार की क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो ये रहता है वाष्पीकरण के द्वारा, क्योंकि आप जानते हैं जहां पर भी वाष्पीकरण होता है वहां पे कोई भी चीज क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। यानी कि आप बोल सकते हैं इवोप्रेशन कॉज कोल्ड। अगर आप देखते हैं, अगर कभी आपके हाथ पे पेट्रोल वगैरह पड़ जाता है तो आपका हाथ बहुत ठंडा महसूस होता है आपके हाथ पे। क्यों? क्योंकि वो जो पेट्रोल है वो बहुत जल्दी वाष्पीकृत होता है, और जहाँ पे भी कोई भी चीज़ वाष्पीकृत होती है तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली वो जो सरफेस होता है वो क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, औषधीय तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो ये होती है 20 हर्ट्ज से कम औषधीय तरंगें, जिनको हम सुन नहीं सकते हैं। 20 से 20,000 तक की होती है श्रव्य तरंगें, जिनको हम सुन सकते हैं, और 20,000 से ज़्यादा जो होती हैं वो होती हैं पराश्रव्य तरंगें, जिनको हम सुन नहीं सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि को किस इकाई में नापा जाता है या मापा जाता है? तो ये मापा जाता है डेसिबल में। अगला क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह है परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर के पास होता है, जो ईयरफोन टाइप एक उसकी आकृति ईयरफोन टाइप की होती है, और जो हमारे हमारे जो हार्ट वगैरह की जो हार्ट बीट को चेक करने के लिए जिसका प्रयोग करता है जो डॉक्टर, उसी को बोला जाता है स्टेथोस्कोप, और ये ध्वनि परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? तो यह है सतलज नदी पर बना है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कौन सी जगह है? तो यह है चेमयांगडुंग ग्लेशियर, जो कि तिब्बत में है। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर कौन सा प्रयाग स्थित है? तो यह है देवप्रयाग। पंच प्रयागों में से एक प्रयाग है देवप्रयाग। यहीं से अलकनंदा और भागीरथी नदी दोनों मिलती हैं और यहाँ पर से गंगा का निर्माण करती है, जो इनकी संयुक्त धारा होती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दामोदर नदी को, क्योंकि हर साल दामोदर नदी बंगाल में बाढ़ लाने का कार्य करती है, जिसकी वजह से इसको बंगाल का शोक कहा जाता है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे मिलता जुलता जो है, वो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो वो है कोसी नदी, क्योंकि कोसी नदी जो है वो अपना रास्ता बदलती है। रास्ता बदलने का मतलब, अगर कभी यहाँ से जा रही है तो अगले साल कहीं दूसरी जगह से जाएगी, तो ये रास्ता बदलने की वजह से वो बहुत ज़्यादा विनाश करती है बिहार में, तो इसीलिए कोसी को ही बिहार का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी कौन से सागर में गिरती है? तो ये गिरती है खंबात की खाड़ी, अरब सागर में।
90% नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, पर लेकिन कुछ नदियां जो हैं वो अरब सागर में जाके गिरती हैं, पश्चिम की ओर गुजरात के निकट हैं। और यहीं पे नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से निकलकर खंबात की खाड़ी जो कि अरब सागर में है वहां गिर जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो यह है चिल्का झील। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। क्या होती है? उड़ीसा में स्थित है, और यही नौसेना और कोस्ट गार्ड की ट्रेनिंग भी होती है चिल्का झील में। अगला क्वेश्चन है, शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर बना है? तो यह कावेरी नदी पर बना है, और ये कर्नाटक में है। जो ये जलप्रपात है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक न एक जलप्रपात वाटरफॉल जरूर आपको पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बांगर। देखिए जलोढ़ मृदा जो है वो दो तरीके की होती है, एक प्राचीन यानी कि पुरानी जो जलोढ़ मृदा है, और एक जो नई नई मतलब जो अभी अभी लाई गई है नदी के द्वारा, एक रिसेंटली लाई गई है, तो उसको बोला जाता है नवीन जलोढ़ मृदा। तो पुरानी को बोला जाता है बांगर, और नई को बोला जाता है खादर। नई को बोला जाता है खादर, और पुरानी को बोला जाता है बांगर। अगला क्वेश्चन है, उर्वरकों की खपत के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यह है तीसरा। पहला चीन है, दूसरा अमेरिका, और तीसरे नंबर पर भारत है। अगला क्वेश्चन है, गेहूं का उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होता है? तो यह होता है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है, और पश्चिम बंगाल में चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। देखिए चावल सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में होगा, और गेहूं जो है सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में उत्पादित होता है। अगला क्वेश्चन है, रजत क्रांति किस चीज के उत्पादन से संबंधित है? देखिए जिस तरीके से श्वेत क्रांति थी दुग्ध उत्पादन से, नीली क्रांति थी मत्स्य उत्पादन से यानी कि मछली पालन से, और हरित क्रांति थी गेहूं तथा धान के उत्पादन से। तो उसी तरीके से रजत क्रांति यानी कि सिल्वर रेवोल्यूशन जो है वो अंडा उत्पादन यानी कि एग प्रोडक्शन से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है? तो यह है नई दिल्ली। ये जो अनुसंधान संस्थान है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन अनुसंधान संस्थान का एक मैं इंडिविजुअल वीडियो बना दूंगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थापित सबसे पहला उद्योग कौन सा था? तो ये था सूती वस्त्र उद्योग, जो कि भारत में सबसे पहले बना था। इससे पहले भारत में उद्योग नहीं हुआ करते थे, तो सूती वस्त्र का जो उद्योग था सबसे पहले स्थापित किया गया, और ये 1818 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया था सूती वस्त्र उद्योग, जो कि सूरत में स्थापित हुआ था। कहाँ हुआ था? सूरत में। और सूरत कपड़ों के लिए, सूती वस्त्र के कपड़ों के लिए अभी भी फेमस है। अगला क्वेश्चन है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो ये होती है 111 किलोमीटर। देखिए होगा आपने पृथ्वी पर दो तरीके की काल्पनिक रेखाएं होती है मुख्यतः, एक होती है अक्षांश जो कि ऐसी लेटी हुई होती है यानी कि 37 दिशा में होती है, और दूसरी होती है देशांतर, और जो देशांतर होती है वो खड़ी होती है। तो जो अक्षांश होते हैं यानी कि लेटी हुई जो रेखाएं हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको वो कितना होता है? 111 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 7। देखिए 7 से आगे की ओर बढ़ेगा, 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो वो क्षारीय हो जाता है, और 7 से कम हो जाता है तो वो हो जाता है अम्लीय हो जाता है। अगला है, गैलेना किस धातु का अयस्क होता है? तो ये होता है सीसा। यानी कि गैलेना से आप क्या निष्कर्षित कर सकते हैं? शीशे को निष्कर्षित कर सकते हैं, और शीशे का जो संकेत होता है वो क्या होता है? वो होता है पीबी। अगला क्वेश्चन है, किस रसायन को नीला थोथा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4.5H2O। कॉपर सल्फेट पेंट्राहाइड्रेट को नीला थोथा के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, अमिट शाही बनाने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? देखिए अमिट शाही क्या है? जब आप कभी वोटिंग करने जाते हैं तो आपके हाथ पे एक अंगुली पे एक शाही लगाई जाती है, जिससे यह पता चल जाता है कि कोई व्यक्ति दोबारा तो वोटिंग करने नहीं आ रहा है। तो ये अमिट शाही बहुत दिनों तक आपकी अंगुली पर रहेगी, आपके नाखून पर रहेगी। तो ये जो अमिट शाही है वो सिल्वर नाइट्रेट के द्वारा बनाई जाती है। किसके द्वारा बनाई जाती है? सिल्वर नाइट्रेट के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन नर हार्मोन होता है? तो ये होता है टेस्टोस्टेरोन। मानव में अलग अलग तरीके के हार्मोन्स होते हैं, पर लेकिन नर एवं मादा में कुछ हार्मोन अलग अलग होते हैं। कुछ हार्मोन जो मादा में होते हैं वो नर में नहीं होते हैं, कुछ हार्मोन जो नर में होते हैं वो मादा में नहीं होते। तो नर हार्मोन है वो है टेस्टोस्टेरोन, जो केवल नर में पाया जाता है, मादा में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो ये बनाता है सीधा एवं आभासी। देखिए समतल दर्पण जो आपके घरों में शीशा होता है वो समतल दर्पण है। जब आप किसी सामने खड़े होते हैं तो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनाता है। अगर आपका सर ऊपर है तो इसका सर भी क्या रहेगा? जो प्रतिबिंब है उसका सर भी ऊपर ही रहेगा। और जो सीधा बनता है, याद रखिएगा, जो भी प्रतिबिंब सीधा बनता है वो हमेशा आभासी रहेगा, और जो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा वो हमेशा क्या होगा? वास्तविक यानी कि रियल होगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भौतिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एल्बर्ट आइंस्टाइन को कहा जाता है, जिन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। आधुनिक भौतिकी का जनक इन्हें ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये आर्टिकल 19, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग भारत में
किसी भी चीज को, अपने वाक्यों को प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो ये आर्टिकल 19 ये अधिकार हमें देता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? तो ये कर सकता है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति कितने प्रकार के आपातकाल लगा सकता है? ये लगा सकता है 3 प्रकार के, जो कि हैं राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय आपातकाल और तीसरा हो जाता है वित्तीय आपातकाल। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संसद संविधान संशोधन कर सकती है? ये कर सकती है अनुच्छेद 368 के अनुसार। आर्टिकल 368 के अनुसार ही भारतीय संविधान या संसद जो है वो भारतीय संविधान में कुछ नई चीजें जोड़ सकती है, कुछ पुरानी चीजें हटा सकती है या किसी चीजों को बदल सकती है। तो ये आर्टिकल 368 भारतीय संसद को क्या करता है? ये अधिकार प्रदान करता है कि वो भारतीय संविधान को संशोधन कर सके। अगला क्वेश्चन है, खड़िया संगमरमर या खड़िया बोलिए या संगमरमर बोलिए, दोनों एक ही चीज है, का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। खड़िया और संगमरमर का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है एन कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ये होते हैं 32 इलेक्ट्रॉन। देखिए 4 कोष होते हैं, नील्स बोर ने 4 कोष के बारे में बताया था, के, एल, एम और एन। तो इसका फॉर्मूला होता है 2n², यानी कि n की जगह आप k के लिए 1 रखिए, L के लिए 2 रखिए, M के लिए 3 रखिए और N के लिए क्या रखिए? 4 रखिए। तो यहाँ पे अगर K है तो अगर मैं पूछूं कि K में कितना होता है तो आप बोलेंगे 2 गुणा, K के लिए 1 है तो 1² यानी कि 2 होता है। L में कितना होता है? 8 होता है। M में कितना होता है? 18 होता है। और N में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होते हैं? 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस फॉर्मूले से आपका निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिरके का अन्य नाम क्या है? तो ये है एसिटिक एसिड, जो सिरका होता है या विनेगर जिसे बोला जाता है, एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड भी इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में प्रकाश तंतु किस धातु का बना रहता है? तो ये बना रहता है टंगस्टन का। अगला क्वेश्चन है, पादप की मृत कोशिकाओं में कौन सा ऊतक होता है? तो ये है स्क्लेरेन्काइमा। बहुत बार पूछा जा चुका है। आपको पता होगा नारियल के जो रेशे होते हैं वो पादप की मृत कोशिकाएं हैं, और ये मृत कोशिकाएं जो होती है स्क्लेरेन्काइमा होती हैं। क्या होते हैं? स्क्लेरेन्काइमा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती हैं? तो ये होती है अनुप्रस्थ तरंगे, यानी कि इनको बोला जाता है, इंग्लिश में अगर पूछा जाए तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव। क्या बोला जाता है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अब ये क्या होती है लॉन्गिट्यूडिनल वेव? जिस दिशा में कोई भी चीज प्रवाह कर रही हो, जैसे ध्वनि तरंगें आगे की ओर जा रही हैं तो इसी दिशा में क्या होता है, उसके जो कण होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, तो इनको बोला जाता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव यानी कि अनुप्रस्थ तरंगें। पर लेकिन प्रकाश में ऐसा नहीं होता है। जो प्रकाश तरंगें होती है वो कैसी होती है? वो ट्रांसवर्स वेव होती है, यानी कि अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। जिस दिशा में वो ट्रेवल करती है उसके लंबवत उसके जो कण होते हैं वो क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। तो ध्वनि तरंगें है अनुप्रस्थ और प्रकाश तरंगें हैं अनुदैर्ध्य तरंगें। अगला क्वेश्चन है, जब शॉर्ट सर्किट होता है, आपको पता होगा घरों में बहुत बार शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो धारा है, करंट है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब भी शॉर्ट सर्किट होता है आपको पता है सारी चीजें जल जाती है हमारी। जलती क्यों है? क्योंकि जो धारा होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और बहुत ज्यादा क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि प्रतिरोध क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। प्रतिरोध जब 0 हो जाएगा तो सीधी सी बात है धारा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और धारा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो बहुत सारी चीजें हमारी खराब हो जाएंगी, यानी कि जल जाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा धारा का मान जो है वो पर्याप्त मात्रा में बढ़ जाता है। कौन से अम्ल की खोज सर्वप्रथम हुई थी, या सबसे पहले कौन सा अम्ल खोजा गया था? तो ये खोजा गया था सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम लोग H2SO4 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? H2SO4 भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक पतली झिल्ली जिससे होकर प्रकाश नेत्र में गुजरता है उसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कॉर्निया। और जहां पे हमारा प्रतिबिंब बनता है उसे बोला जाता है रेटिना। और जो जहां से प्रकाश अंदर जाता है उसे बोला जाता है कॉर्निया। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और जहां पे नेत्र में, जहां पे पीछे एक पर्दा होता है जहां पे हमारा प्रतिबिंब बनता है उसे बोलते हैं रेटिना। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी चैडविक के द्वारा। बहुत बार पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसके लिए एक सिंपल सा जर्नल फॉर्मूला है, आप बहुत इजीली याद हो जाएगा। ईट पर नाच फॉर्मूला, एक ट्रिक है, ईट पर नाच। तो देखिए यहाँ पे बस इतना सा याद करिए, इसी से आपका सारा क्लियर हो जाएगा। ई फॉर इलेक्ट्रॉन, टी फॉर टॉप और थॉमसन, यानी कि ईट यानी इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने की। फॉर प्रोटॉन, रॉ फॉर रदरफोर्ड, यानी कि प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। ना फॉर न्यूट्रॉन और चा फॉर चैडविक, यानी कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने की थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होता है? तो ये होता है कोबाल्ट, जिसको CO से रिप्रेजेंट करते हैं। कोबाल्ट का जो समस्थानिक होता है वो कैंसर के उपचार में भी प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। बहुत बार पूछा जा चुका है और इम्पोर्टेंट भी है। दीनदयाल पोर्ट कौन से राज्य में स्थित है? तो ये है गुजरात में।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय कौन था? आपको पता है नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को क्या चलाया था? दांडी मार्च चलाया था, जो कि दांडी से साबरमती तक चला था। तो यहाँ पे लॉर्ड इरविन तब के टाइम पे क्या थे? भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय आप बोल सकते हैं, क्योंकि गवर्नर जनरल का नाम जो था 1858 के बाद वायसराय कर दिया था। तो लॉर्ड इरविन जो थे वो भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय तब के टाइम पे हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय ने कितने विदेशी रक्षा उत्पादों पर रोक लगा दी है? तो 101 रक्षा उत्पादों पर रोक लगा दी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि डिफेंस की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज आपको अच्छी तरह से क्लियर पता होनी चाहिए। 101 जो रक्षा उत्पाद हैं, क्योंकि भारत में अब सारी चीजें बनेंगी, तो 101 जो विदेशी रक्षा उत्पाद हैं, चाहे वो बंदूक हो, चाहे वो बम हो, ग्रेनेड हो, कोई भी चीज हो सकती है, उन पे अभी रोक लगा दी है रक्षा मंत्रालय ने 101 उत्पादों पर। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि डिफेंस एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।